नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कार्ड लाइव पर। तो जैसा कि आप लोगों को ये पहले से विदित है कि मैंने 2 और 3 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स थे वो आपको करा चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में 4 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं उनको। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी। क्या वो दार्जिलिंग में थी, या फिर शिव समुद्रम में थी, या फिर मोहरा में थी, या फिर खोपोली में थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके डिटेल बता देता हूँ। इसकी जो स्थापना की गई थी, ध्यान रखना आप लोग, वो दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ की गई थी बेटा, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे अच्छे से। कहाँ पे की गई थी, तो वो दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि दार्जिलिंग में अगर की गई थी तो कब की गई थी, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर दार्जिलिंग में की गई थी तो फिर कब की गई थी, तो आप लोग टाइम भी बता देंगे कि सर 1897 में की गई थी। कब की गई थी बेटा, तो 1897 में की गई थी। ठीक है, तो ये था आपका कल की वीडियो का क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज़ 2022 इन फिजियोलॉजी, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। फ्रैंक विल्चेक को, या फिर पॉल निग्रोम को, या फिर मातोसी कोशिबा को, या फिर स्वांते पावो को। तो मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि ये जो पुरस्कार जीता है ये स्वांते पावो ने जीता है। किसने जीता है, स्वांते पावो ने जीता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हैं स्वांते पावो, ये स्वीडिश कौन से वाले हैं, ये स्वीडिश आनुवांशिकी वैज्ञानिक हैं। आनुवांशिकी वैज्ञानिक हैं, तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो काम किया है वो किस चीज़ पे किया है, तो ध्यान रखिएगा आपको इस चीज़ को। इन्होंने जो है विलुप्त होमिनिन्स के जो जीनोम थे और मानव के जो उद्विकास था, यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो था, तो इसकी खोज की, और इसी के लिए इनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि इन्होंने ही जो डेनिसोवा नामक एक होमिनिन था उसके बारे में भी इन्होंने ही बताया था। ठीक है, और इन्होंने एक स्थानांतरण के और बारे में बताया था जो क्या कहते हैं आपका निएंडरथल नामक जो प्राचीन मानव था। ठीक है, तो उसका जो जीनेव सीक्वेंस था वो भी इन्होंने ही किया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज़ का और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जानने लायक कि इनके पिताजी थे स्नेक वैगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इनको भी जो है 1982 में, कब बेटा, तो 1982 में इनको भी चिकित्सा के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पहले पिताजी ने जीता था और अब फिर से बेटा ने जीता है। और नोबेल पुरस्कार आप लोग जानते हो तो इनकी जो स्थापना है नोबेल पुरस्कार की जो है बेटा, इसकी जो स्थापना है वो 1901 में की गई थी। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, जिन्होंने जो है डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और आपसे अगले क्वेश्चन में देखिए कितना प्यारा आपसे क्वेश्चन पूछा है। आपसे पूछा है इसमें कि मतदाता जंक्शन जो प्रोग्राम है इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, यानी कि शुरू किया गया है। मतदाता जंक्शन प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड बाई, आपको बताना है क्या वो गृह मंत्रालय है, क्या वो निर्वाचन आयोग है, क्या वो, या फिर सी यानी कि ए एंड बी है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ ये जो प्रोग्राम है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो आपने सुना होगा ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। किसके बारे में, आपने ऑल इंडिया रेडियो के बारे में सुना होगा। तो बेटा ये जो ऑल इंडिया रेडियो है ना, तो इसी ने एक वर्ष के लिए, कब के लिए, एक वर्ष के लिए आपको जो है वोटर अवेयरनेस, जो आपका वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम इसने लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें आपके जो है 52 एपिसोड होंगे। कितने होंगे, 52 एपिसोड होंगे। और इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है, यानी कि जो रेडियो है ऑल इंडिया रेडियो, उससे जो इसकी ब्रॉडकास्टिंग है वो 23 भाषाओं में की जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और इसमें किया क्या जाएगा, तो इसमें बेटा क्या है कि मतदाता जो होते हैं ना उनको जागरूक किया जाएगा भाई। ठीक है, उनको उनके वोट की अहमियत के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और उनको ये चीज़ बताई जाएगी कि आपके वोट की अहमियत क्या है,
और एक सजग यानी कि एक अच्छा निर्णय के लिए उनको अवेयर किया जाएगा। इस बात को आप लोग बिल्कुल भी नकार नहीं सकते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। क्लियर है कि नहीं आप लोगों को ये बात? तो ठीक है। और हाँ, एक चीज़ को और ध्यान रखना कि इसमें जो ध्यान दिया जाएगा ना, वो किस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा? तो बेसिकली उन पे ध्यान दिया जाएगा जो पहली बार वोटिंग करने जा रहे होंगे। कब जा रहे होंगे वो? पहली बार वोटिंग करने जा रहे होंगे, उन लोगों पे इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब पहली बार वोटिंग करने जा रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तो वो युवा ही होंगे, ठीक है। और वहीं अगर बात करें आपके निर्वाचन आयोग की, देखिए यहाँ पे मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। अगर आप यहीं पे बात करोगे निर्वाचन आयोग की, ठीक है, तो ये इसकी जो स्थापना है, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको सारी ही चीज़ें आपको। अगर आप इसकी स्थापना देखोगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी कि 25 जैन 1950 को हुई थी, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट इसकी। वहीं अगर बात करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के ये पार्ट कौन से में आता है, ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आता है। क्लियर है? कौन से पार्ट में आता है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आता है। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ लेता, मान लो कि आर्टिकल कौन सा लगता है सर, तो फिर आपको आर्टिकल बताने से भी पीछे नहीं हटते और बता देते कि सर इसका जो आर्टिकल लगता है वो 3242 329 लगता है, ठीक है। तो इतने आर्टिकल के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि निर्वाचन आयोग जो है ये कैसा निकाय है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये एक स्थायी और कैसा स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। कैसा है? ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। हाँ, आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव कुमार। कौन है वो? राजीव कुमार है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि जो मतदाता दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो आप लोग ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, और आपसे अगले प्रश्न में देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये, मैं कहूँगा आप लोगों को इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं बेटा, ये आपको इन पे ध्यान देना चाहिए और इनको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं आपकी ये बात? ठीक है, चलो। तो हमने पेन एक अच्छा सा ले लिया है आप लोगों के लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि चर्चा में रहा मार्स ऑर्बिटर मिशन किस एजेंसी से संबंधित है, यानी द मार्स ऑर्बिटर मिशन विच वॉज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच एजेंसी, यानी कि समाचारों में रहने वाला मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है किस एजेंसी से संबंधित है। क्या वो नासा से संबंधित है, क्या वो डीआरडीओ से संबंधित है, क्या वो इसरो से संबंधित है, या फिर वो स्पेस एक्स से संबंधित है। तो आप लोग इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से ही जानते हैं कि हाल ही में जो है आपको ये जो दिखाई दे रहा है मार्स ऑर्बिटर जो दिखाई दे रहा है, इसका फ्यूल ख़त्म हो गया है। क्या हो गया है बेटा? इसका फ्यूल ख़त्म हो गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो इसका जो लाइफ इसकी जो लाइफ की जो टाइम है वो, यानी कि इसकी जो लाइफ टाइम है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करना आना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मिशन था बेसिकली था किसका, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये एक इसरो का मिशन था। और यहाँ पे आप लोग चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसका जो, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो प्रक्षेपास्त्र जो किया गया था वो कब किया गया था, यानी कि इसको जो है जब मंगल पे भेजा गया था तो कब भेजा गया? तो देखिए, तो इसको जो भेजा गया था वो 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। क्लियर? और यहाँ से फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा भेजा गया था। ये छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक आपको याद नहीं रखना है, आपको वही याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट में से है। तो ये जो भेजा गया था वो किसके द्वारा भेजा गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। PSLV, PSLV C25 के जरिए इसको जो है भेजा गया था। अच्छा, ये अपनी कक्षा में कब पहुंच गया था? चलो मान लो इस दिन तो ये लॉन्च हो गया था। कब? तो 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च हो गया था। बट अगर आपसे पूछा जाए ये अपने ऑर्बिट में कब पहुंच गया था, यानी मंगल के ऑर्बिट में इसने कब पहुंच गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। 24 सितंबर 2014 को ये कहाँ पहुंच गया था? तो ये अपनी कक्षा में पहुंच चुका था। क्लियर है? बढ़ते हैं आपके
अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में देखिए आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन जो गरुड़ है ये किससे संबंधित है? क्या ये आईएसआई से संबंधित है, क्या ये रॉ से संबंधित है, या फिर ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई से संबंधित है, या फिर ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित है? तो देखिए बेसिकली क्या है कि ये जो ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर इसका उद्देश्य क्या था, तो आप लोगों को ध्यान रखना कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो तस्करी होती है ना, कौन सी वाली, जो अंतर्राष्ट्रीय जो तस्करी होती है, कैसी वाली, जो अंतर्राष्ट्रीय तस्करी होती है उसको रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपने ये तो जाना ही नहीं कि कौन सी तस्करी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो मादक पदार्थ होते हैं यानी कि ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए एक नेटवर्क को ख़त्म करना है। कौन से वाले को? उस नेटवर्क को ख़त्म करना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ड्रग्स वगैरह की क्या करता है बेटा, तस्करी करता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है, देखिए जब कोई इंटरनेशनली जब कोई ऑपरेशन या कैंपेन चलाना होता है तो उसके लिए जो है इंटरपोल की हेल्प ली जाती है। किसकी? इंटरपोल की हेल्प ली जाती है। लेकिन ये जो ऑपरेशन चलाया था ये सीबीआई ने चलाया था, और किस किस की हेल्प से चलाया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इंटरपोल प्लस एनसीबी, प्लस एनसीबी। तो आप लोग इस चीज़ का जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, इसका जो इन्होंने विशेष जो फोकस दिया है ना, यानी इन्होंने जो ध्यान दिया है विशेष रूप से वो हिंद महासागर क्षेत्र पे दिया है। किस पे दिया है? हिंद महासागर क्षेत्र पे दिया है, ठीक है। और इसमें 8 राज्यों के जो 8 राज्य जो थे इनमें काफ़ी काम किया गया है, या फिर इनमें काफ़ी छापेमारी या फिर गिरफ्तारी हुई है, ठीक है। तो वो राज्य कौन से हैं, तो आप लोगों को एक बार देख लीजिए यहाँ पे। देखिए एक तो आपका पंजाब है, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप लोग समझ जाना इसी से, ठीक है। तीसरा आपका गुजरात है, चौथा आपका जो है तमिलनाडु है, टीएमडी लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। और पांचवा आपका जो है वो दिल्ली है, और फिर छठवां आपका जो है इसमें आपको मणिपुर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा देखने को मिल जाएगा आपको, जो है इसमें मणिपुर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी के इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी थे, ठीक है। तो उन टोटल को मिलाकर के कितने थे ये 8, ठीक है। कितने थे? 8, यानी कि 8 थे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अच्छा इसमें हमने जो है महाराष्ट्र को शामिल नहीं किया है ना, महाराष्ट्र को कैसे भूल गए हम लोग भाई, है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश भी थे, तो इसमें इस तरीके से 8 राज्य थे, क्लियर है। तो बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि युवा 2.0 प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि युवा 2.0 प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, ठीक है। यहाँ पे जो है यंग ऑथर्स होगा बेटा, ये क्लियर है। तो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, महिला कल्याण मंत्रालय, या फिर आपका शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए इसमें तो कुछ आपको डाउट होना नहीं चाहिए कि ये जो लॉन्च किया गया है वो शिक्षा मंत्रालय के जरिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो 2021 में इसका जो है पहला एडिशन था, 2021 में जो है इसका कौन सा वाला फर्स्ट एडिशन आपका गया, ठीक है। 2000 में कौन सा एडिशन गया था, तो बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे इसका फर्स्ट एडिशन गया, ठीक है। चलो आपको ठीक से मैं जो है चीज़ें लिख के बता देता हूँ, है ना। तो 2021 में कौन सा एडिशन गया था इसका, तो फर्स्ट एडिशन गया था, ठीक है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम आपसे बात की जाए तो इसका काम क्या है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो अपने यंग ऑथर्स हैं ना, बेसिकली अपने जो यंग ऑथर्स हैं, तो यंग ऑथर्स को जो है उनको प्रेरित करने के लिए, है ना, या फिर उनसे उनकी प्रतिभा को देखने के लिए इस स्कीम को जो है चलाया गया है। उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा, उन पर ध्यान भी केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो वर्ड निकल के आता है कि सर ये जो वर्ड है ना, कौन सा वाला, युवा, है ना, ये जो वर्ड है सर
मैं आपको जो यहाँ पे क्लियर ठीक से समझाता हूँ इस चीज़ को, एक बार है ना, देख लेते हैं एक बार। चलो, अब ये जो वर्ड है ना, इसको ठीक से समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो, ये जो वर्ड है युवा, इसको समझ लेते हैं हम कि युवा का तात्पर्य यहाँ पर किस चीज़ से है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें जो है इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है। नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट जो है इसका क्या करेगा, एग्जीक्यूशन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करेगा, और वही इनकी बुक्स को जो है बेटा वो पब्लिश भी करेगा। आप लोग ध्यान रखना, ये जो भाग है या फिर आपसे पूछा जाए ये जो हिस्सा है, यानी कि युवा 2.0, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा किसका है, ये हिस्सा किसका है। तो आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में आज़ादी का आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, भारत का जो आज़ादी का 75वां जो अमृत महोत्सव था, ये उसी परियोजना का एक हिस्सा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि ये जो है इंग्लिश समेत 23 भाषाओं में इस पे काम होना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। वैसे तो देश भर से 73 में जो है इसमें जो है चुने जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रियांग जो आदिवासी अभी चर्चा में है, ये किस राज्य से संबंधित हैं। रियांग ट्राइबल्स आर इन न्यूज़, दे बिलोंग टू विच स्टेट, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये किससे रिलेटेड है, तो ये मिजोरम से रिलेटेड है। दरअसल मिजोरम के जो चुनाव कर्मचारी हैं या चुनाव आयोग वाले जो लोग हैं वहाँ के, उन्होंने क्या किया है कि इन लोगों के लगभग 5,051 या ऐसा कुछ आंकड़ा है, 5,000 मतलब 5,000 प्लस है, इनको जो है मतदाता सूची में रजिस्टर किया है। इसीलिए ये जनजाति जो है अभी न्यूज़ में है, ठीक है। जो रियांग जनजाति है इसी को ही आप लोग ध्यान रखना ब्रू जनजाति भी कहते हैं, इसी को ही जो है ब्रू जनजाति भी कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के लोकायुक्त ने 100 से अधिक लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाली रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी है। रिसेंटली द लोकायुक्त ऑफ विच स्टेट सबमिटेड द एक्शन टेकन रिपोर्ट अगेंस्ट मोर देन 100 पब्लिक सर्वेंट्स टू द गवर्नर, एंड योर आंसर विल बी उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन जो पटेल हैं उनको सौंपी है। देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपसे राज्यपाल की बात की है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं वो कौन है। यहाँ पे राज्यपाल की जो बात की है वो कौन है, ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल, ठीक है, यहाँ की जो राज्यपाल है। अच्छा, इनको किसने संबोधित, देखो तो उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं वो कौन है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। यहाँ पे दो चीज़ आपको जानने की मिल जाएंगी, ठीक है, राज्यपाल और लोकायुक्त। मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते हो योगी आदित्यनाथ, लोकायुक्त, ठीक है, वो हैं आपके यहाँ के संजय मिश्रा। वो कौन है आपके यहाँ पे, संजय मिश्रा। तो इन्होंने सौंपी, ठीक है। इसमें 7 आईएएस, नगर पंचायत अध्यक्ष और कर्मचारी, काफ़ी लोग इसमें, 100 लोग हैं तो कई लोग हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। लोकपाल का आप लोग ध्यान रखें 2013 में गठन हुआ था, ठीक है। केंद्र में जो होता है वो लोकपाल होता है, राज्य में जो होता है वो लोकायुक्त होता है। एक अध्यक्ष होता है, 8 सदस्य होते हैं। जो इसके 50% जो सदस्य होते हैं, इसके जो 50% सदस्य होते हैं वो न्यायिक सदस्य होने चाहिए, और बाकी के जो 50% होते हैं वो SC या ST से सदस्य होने चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वेयर वाज द मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क,
यानी जो इसका शॉर्ट नेम है, हेल्ड रिसेंटली, यानी हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के कृषि केंद्र की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सार्क का इंडिया यानी कि भारत में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका जो ये जो समिट हुई थी, ये कहाँ हुई थी? तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान है। ठीक है, और ये मोदीपुरम में है। कहाँ पे है? मोदीपुरम में। तो यहीं पे क्या हुई थी बेटा? इसकी कृषि केंद्र की बैठक हुई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो संस्था के अध्यक्ष थे डॉक्टर आज़ाद सिंह पवार, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। डॉक्टर आज़ाद सिंह पवार जो थे, उन्होंने ही इसकी बेटा क्या की है? तो अध्यक्षता की है। होप इतना क्लियर होगा। बात करते हैं अगर आपके सार्क की, ये लीजिए, ये जो सार्क है, अगर इसकी आप बात करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा इसकी स्थापना को लेकर के। इसकी स्थापना को लेकर के तो भाई 8 दिसंबर, कब? 8 दिसंबर 1985 को जो है इसकी बेटा स्थापना की गई थी। अगर आपसे सार्क की आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस क्षेत्र के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया है? तो अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने ये कि किसने किया है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज लॉन्च्ड स्केल ऐप फॉर विच सेक्टर? रबर, प्लास्टिक, लेदर या फिर नन ऑफ दीज? यू विल रिमेंबर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर इज लेदर, उद्योग के लिए। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा और जो कौशल विकास मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है आपका कौन सा, स्केल, तो इसका अगर आपसे मान लीजिए तो पूछ भी लेता है तो मान लो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका जो हो जाएगा वो होगा स्किल सर्टिफिकेशन, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज, लेदर एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये वाला जो ऐप है ये स्केल, SCALE, तो ये इससे बना करके ये जो उसकी क्या हो जाएगी, ये फुल फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में देश के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का जो शुभारंभ किया गया है, ये कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपसे पूछा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर गुजरात में किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है बेटा इसका जो उत्पादन किया गया है। ठीक है, चलो बताइए कहाँ किया गया है भाई। अरे भाई आप लोग आंसर नहीं करते हो ना, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे ये चीज़ दिक्कत कर जाती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जगह है बेटा तिरुपति। कहाँ पे है? तिरुपति में जो है इसका बेटा क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है या इसका शुभारंभ किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेसिकली है क्या, जो हमारा भारत है ना, तो भारत इसकी सहायता से लिथियम के क्षेत्र में हमारी जो चीन या फिर अन्य देशों पर जो निर्भरता है उसको ख़त्म करके आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ठीक है, तो भारत की जो पहली लिथियम सेल है ये जो है आपकी, यानी कि कहाँ खोली गई है, तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैंने होमवर्क ऑफ द डे की फॉर्म में लिया है, यानी कि आपको जो है ये मुझे कमेंट बॉक्स में, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करके बताना है कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
कि हाल ही में जोधपुर में भारतीय वायुसेना के बेस में एक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। तो इसका नाम क्या है? आरंभ, चीता, अपाचे या फिर प्रचंड। ठीक है, तो आप लोग इसका ऑप्शन जो इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग बताएंगे। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जो 4 अक्टूबर के लिए बनते हैं। ठीक है, आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें से सही गए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।